गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं 19 नवंबर के करंट अफेयर। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ई जागृति प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे, रुलाने फेस्टिवल को डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन मिडास को डिस्कस करेंगे, अमृत प्रोग्राम न्यूज में रहा, 100% रिस्पॉन्स रेट इन साइबर फ्रॉड कॉल्स एक स्टेट ने अचीव करा है, एडम चीनी राइस को डिस्कस करेंगे, वाईफाई 7 को रिसेंटली एक एयरपोर्ट पे लगाया गया उसके बारे में हम जानेंगे, एयरपोर्ट इन न्यूज, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 की अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। एनुअली दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार पर्टिकुलर फेस्टिवल को पार्टनर कंट्री मिला है। एंड इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस को हम डिस्कस करेंगे कि ईयू कंप्यूटर्स यहाँ पे न्यूज में रहे बिकॉज एक स्टेट ने इसे लॉन्च करा है। इसके अलावा एक टेम्पल अभी न्यूज में रहा, दैट इज आदि कम्बेश्वर टेम्पल, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। एंड गिग वर्कर्स एक्ट 2025 की अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे लास्ट डे के रिवीजन के साथ। कल के सेशन में हमने कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। The first question, which ministry is the anchor investor of the Electronics Development Fund? So EDF की anchor investor कौन सी ministry है यहाँ पर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ministry of Electronics and Information Technology. वृंदावनी वस्त्र is associated with which Indian state? So please note वृंदावनी वस्त्र यहाँ पर associated है आसाम से, जिसकी कैपिटल दिसपुर है। उतरंचू वोल्केनो that was recently seen in news, किस कंट्री का यह पार्ट है? बोलिविया का यह पार्ट है। बोलिविया एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, जिसकी दो कैपिटल है, लापाज एंड सुक्रे। इसके अलावा द मोरम ट्राइब किस स्टेट में यह पाई जाती है? मणिपुर में यह आपको देखने को मिलेगी। ASMPAR एक न्यूक्लियर मिसाइल है, किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है? एंड दैट इज फ्रांस, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। एंड विच कंपनी रिसीव द लाइसेंस टू एक्सप्लोर एंड माइन टंगस्टन ब्लॉक इन आंध्र प्रदेश? सो इसके लिए लाइसेंस वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा अष्टमुड़ी लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, किस स्टेट का यह पार्ट है? केरला की सेकंड लार्जेस्ट लेक है ये आफ्टर वेम्बनाड लेक। इसके अलावा अंबाजी मार्बल GI टैग मिला, किस स्टेट का है? गुजरात का है। विच कंट्री रिसेंटली डेजिग्नेटेड इट्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी द डिजिटल दिरहम एज फुल लीगल टेंडर इन नवंबर 2025? सो डिजिटल करेंसी डिजिटल दिरहम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है फुल राइट्स के साथ। UAE का यह इनिशिएटिव रहा। एंड कफनी ग्लेशियर कहाँ पर यह लोकेटेड इन? द स्टेट इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं। दैट्स ऑल। सो यह क्वेश्चंस हमने कल के सेशन में डिस्कस किए थे। नाउ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द ई जागृति पोर्टल अपडेट। सो द क्वेश्चन, ई जागृति प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ई जागृति प्लेटफॉर्म? प्लीज नोट इस प्लेटफॉर्म को जनवरी 2025 में ही लॉन्च किया गया है एंड कंज्यूमर कमीशंस के लिए इसे यहाँ पर बनाया गया है। इसे ध्यान रखना, कंज्यूमर कमीशंस की नेटवर्किंग के लिए जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, दैट इज ई जागृति प्लेटफॉर्म। एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस, सबसे लास्ट में हम उसे डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। पहले समझ लेते हैं क्या है ये। ई जागृति प्लेटफॉर्म की जो मिनिस्ट्री है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर एट प्रेजेंट कौन है? प्रहलाद जोशी, इनके पास है यह मिनिस्ट्री। सो ई जागृति प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली 1 जनवरी को यहाँ पे लॉन्च किया गया एंड रिसेंटली ई जागृति ने एक माइलस्टोन को अचीव करा है। ओवर 2 लाख यूजर्स ने रजिस्टर करा है ई जागृति प्लेटफॉर्म पर। एग्जैक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो लगा हुआ है ई जागृति प्लेटफॉर्म को अपडेट करने के लिए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इन्हें भी ध्यान रखना। ओवरऑल इंडिया का जो कंज्यूमर डिस्प्यूट सिस्टम है उसे इन्हांस करना, कि शिकायतों का जो निवारण है उपभोक्ता उसे फटाफट से कंप्लीट करके एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, यही गोल है ई जागृति प्लेटफॉर्म का। डिजिटल टूल्स इसमें यूज किए जा रहे हैं। सो डिजिटल इंडिया का पार्ट बन चुका है ये ई जागृति प्लेटफॉर्म एंड मल्टीलैंग्वेज सपोर्ट है, AI पावर्ड सर्च टूल से इक्विप है। ओवरऑल ई जागृति यहाँ पर NRIs एंड सिटीजन दोनों को यहाँ पर अपने केसेस को ऑनलाइन ट्रैक और फाइल करने की जो राइट्स है वो प्रोवाइड करता है, और जो भी अफोर्डेबल रेजोल्यूशन है, सॉल्यूशन है, वो ई जागृति प्लेटफॉर्म के थ्रू जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है वो ऑनलाइन ही यहाँ पर चेक कर सकता है। एंड दैट इज द ई जागृति प्लेटफॉर्म। एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड, एग्जाम में कैसे आता है। मैंने कंप्लीट आपको समझाया, नाउ आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। Which ministry is responsible for the e-Jagriti platform and what is its primary objective? So
4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, आपको बताना कौन सा सही है। हमने मिनिस्ट्री तो देख ही ली है, एक बार ऑप्शंस देख लेते। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कंज्यूमर कमीशंस के लिए बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर कंप्लेंट्स को एंटरटेन करता है, हाँ इसका काम है ये। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए प्लेटफॉर्म है एंड कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है अच्छे वे में, फ्रेंडली वे में एनहांस करने के लिए इसे बनाया गया। सो प्लीज नोट, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। एक प्लेटफॉर्म है कंज्यूमर कमीशंस के लिए। भारत में, इंडिया में जितने भी कंज्यूमर कमीशंस बने हुए स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उन सबकी नेटवर्किंग के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म हमारे पास है, दैट इज ई जागृति प्लेटफॉर्म। दैट्स ऑल। इसके अलावा यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इनके बारे में तो हम जानते ही है, लास्ट डे इनसे रिलेटेड एक अपडेट हमने देखी थी, एंड दैट इज अबाउट CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कौन इसे देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर इसे देखता है, जो अभी रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत यहाँ पर फंक्शन करता है। दिल्ली में वो जो होटल्स का केस हुआ था उसके कारण CCPA अभी न्यूज में आया था। दैट्स ऑल्सो CCPA को ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। इसके अलावा कंज्यूमर डे को हम हमेशा डिस्कस करते हैं जब भी ये क्वेश्चन आता है। सो नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को हम डिस्कस करते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर का पोर्टल हमने डिस्कस करा, ई जागृति। इनके लिए अथॉरिटी हमने डिस्कस करी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, जो 2020 से एक्शन में आई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और इनके 2 प्रेस्टिजियस डे हमने डिस्कस करे, वर्ल्ड लेवल और नेशनल लेवल पर। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, उसी में मोस्ट ऑफ द आंसर हमें मिलेंगे जो अभी हमने डिस्कस करा। विच बैंक रिसीव द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड फॉर ग्लोबल फाइनेंस? तो किस बैंक को ये अवार्ड दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला है। विच स्टेट अचीव द हाईएस्ट डिस्पोजल रेट ऑफ कंज्यूमर केसेस? और सबसे ज्यादा तमिलनाडु ने रिकॉर्ड करे वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। और कौन सा इंडियन बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑलरेडी कवर्ड। UCCS अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कौन सा इंस्टीट्यूट इसे कंडक्ट कराता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट कराता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च करा है एक पोर्टल, सो दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन में, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसे बूस्ट किया जा सके। आयुष सुरक्षा पोर्टल इसका नाम है। एंड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसे हमने डिस्कस करा एंड 2019 के एक्ट के साथ यह फंक्शन करता है। कौन सा एक्ट है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के तहत यह आता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने इसे डिस्कस करा है। इसी के साथ नेशनल कंज्यूमर डे भी आप बता दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज नेशनल कंज्यूमर डे अभी दिसंबर में हम ऑब्जर्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो रोलानी फेस्टिवल को हम डिस्कस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पर्टिकुलर स्टेट के लिए। किस स्टेट में इसे ऑब्जर्व किया जाता है? प्लीज नोट द स्टेट इज हिमाचल प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर 5000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड मिस्टिकल सेलेस्टियल फेरीज कॉल्ड सोनीज, इन्हें सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ध्यान रखिए, एक ऐसा फेस्टिवल जो डेडिकेटेड है मिस्टिकल सेलेस्टियल फेरीज कॉल्ड सोनीज को, कौन सा फेस्टिवल है? एंड दैट इज रोलानी फेस्टिवल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और एग्जैक्टली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से यह एसोसिएटेड है। सो होता क्या है इस फेस्टिवल में? एक प्रोसेशन को यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है जिसमें ग्रूम एंड ब्राइड पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रूम को रोला कहते हैं, ब्राइड को रोलाने कहते हैं। और किन्नौरी जो वस्त्र है वोलन से उसे पहनकर ये 2 मैन यहाँ पर प्रोसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं टू नागिन नारायण टेम्पल। सो नागिन नारायण टेम्पल यहाँ पे न्यूज में रहा। किस स्टेट में यह लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। ओवरऑल कल्चर, ट्रेडिशनल डांस और डिवाइन एंड ह्यूमंस के बिटवीन जो भी कनेक्शन है उसको यहाँ पे शो किया जाता है पर्टिकुलर फेस्टिवल से। सो आपको ध्यान रखना है, नागिन नारायण टेम्पल से एसोसिएटेड हिमाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल है, दैट इज रोलाने फेस्टिवल। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। एंड यहाँ पर नागिन नारायण टेम्पल लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है और यहीं पे रोलाने फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। कुछ अदर फेस्टिवल्स इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे हम। एंड द क्वेश्चंस,
एंड नाम दफा बटरफ्लाई फेस्टिवल 8th एडिशन कहाँ पे, किस स्टेट ने इसे होस्ट करा, अरुणाचल प्रदेश ने। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल कौन सी कंट्रीज की होस्ट है, भूटान। एंड नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल कौन सी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है, दैट इज खासी। बाली यात्रा मेरीटाइम फेस्टिवल है किस स्टेट का, उड़ीसा का। कार्तिक नाच फेस्टिवल किस स्टेट में, नेपाल में। रमन फेस्टिवल कहाँ का है, उत्तराखंड का है। एंड ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल कौन सी कंट्री ने होस्ट करा, भूटान ने इसे होस्ट किया। The next one, which state has approved the draft Gig Workers Act 2025 to give platform workers a legal identity and unique ID in November 2025. So gig workers freelancing का यह काम है जो डिलीवरी क्विक यहाँ पर करते हैं, Amazon, Zomato, Flipkart से रिलेटेड, वी ऑल नो दैट टर्म। सो गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक स्टेट ने पहली बार एक बिल यहाँ पे स्टार्ट किया था, गिग वर्कर्स एक्ट 2025, और इसके लिए जो ड्राफ्ट है उसे अप्रूवल भी यहाँ पर दे दिया है। ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है इंडिया का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट स्टेट इज तेलंगाना। सो तेलंगाना ये फर्स्ट इन इंडिया है जिन्होंने रिसेंटली अप्रूव करा है गिग वर्कर्स एक्ट 2025, ठीक है। सो बेसिकली इस एक्ट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा जिसमें जॉब पर किस प्रकार इम्पेक्ट पड़ रहा है, इंसेंटिव और लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें रेटिंग, यह सब काम किया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर एक वेलफेयर फंड को स्टार्ट किया जाएगा जिसमें टैक्स के फॉर्म में वेलफेयर के लिए जो फंड है उसे यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, और 1 से 2% फी ये सब इसमें यहाँ पर रोल होने वाला है, सो दैट ये जो गिग वर्कर्स है जब इनके पास काम ना हो तो एक मिनिमम वेजेस को भी यहाँ पर इंश्योर किया जा सके, इनकी सेफ्टी राइट्स को देखते हुए। दैट्स ऑल। ओवरऑल गिग वर्कर्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो लास्ट भी हमने देखे थे, जस्ट लाइक गिग वर्कर्स से रिलेटेड एक पोर्टल है यहाँ पर आल्सो, दैट इज ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल को 2021 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, और ई श्रम पोर्टल की एक फीचर है कि यह UAN को प्रोवाइड करता है। UAN क्या होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। सो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बाय ई श्रम पोर्टल, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, सो दैट जितने भी गिग वर्कर्स है वो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स का जो प्रॉफिट है उसका जो एक्सेस है वो यहाँ पर ले सके। इसके अलावा कुछ स्टेट लेवल मेजर्स को हम देख रहे हैं, किस किस स्टेट ने गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्या क्या किया। जैसे लाइक तेलंगाना को हमने डिस्कस करा, कर्नाटका ने यहाँ पर गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड का जो क्रिएशन है उसके लिए प्रपोजल यहाँ पे रखा था, और राजस्थान ने यहाँ पर एक वेलफेयर सेस को इंट्रोड्यूस करा, एक टैक्स जिससे जो फंड है गिग वर्कर्स की सेफ्टी के लिए उसे यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, और इसे मैंडेटरी बना दिया है एम्प्लॉयज के लिए। ओवरऑल एक लास्ट है नीति आयोग का रेज फ्रेमवर्क, इसे ध्यान रखना। नीति आयोग का रेज फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, गिग वर्कर्स से यह रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, which country has launched Operation Midas, and that is a major anti-corruption investigation. Operation Midas को यहाँ पर यूक्रेन ने लॉन्च करा है। एग्जैक्टली एनर्जोटम है, और यहाँ के ही ऑफिशियल्स को टारगेट करने के लिए इस ऑपरेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। एनर्जोटम, इसे समझिए ये क्या है, यूक्रेन की नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है। कंट्री की न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो ऑपरेटिंग कंपनी है मेन वो यही है, एनर्जोटम, और यहाँ पर मेजर एंटी करप्शन प्रोब को स्टार्ट किया गया। जो भी करप्ट ऑफिशियल्स है उन्हें यहाँ पे टारगेट किया जा सके। किसने यूक्रेन से इसे लीड करा है, सो NABO दैट इज नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो, एंड SAPA दैट इज स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस, इन लोगों ने इसे यहाँ पर कंडक्ट करा है। 100 मिलियन लॉन्ड्रिंग यहाँ पर जो है उसे कैच किया गया, $100 मिलियन का ऑपरेशन मिडास के थ्रू। ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन का रीजन क्या था, पॉलिटिकल फॉल आउट, एनर्जी मिनिस्टर रेजिग्नेशन, एंड दैट्स व्हाई ये जो ऑपरेशन है इसे लॉन्च किया। दैट्स ऑल। सो एनर्जोटम का नाम ध्यान रखेंगे, एक न्यूक्लियर कंपनी है, ये है कहाँ की, यूक्रेन की। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को मैनेज करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अमृत प्रोग्राम। सो अमृत प्रोग्राम को किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च करा, जिसको
यहाँ पर 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके। नाउ यू कैन गेस इसे कब लॉन्च किया गया था। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च कराए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंड नवंबर 2025 में जो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा यह सेलिब्रेट कर रहे 10th एनिवर्सरी न्यू दिल्ली में अमृत फार्मेसी के लिए। सो अमृत प्रोग्राम के तहत यहाँ पर अमृत फार्मेसीज को ओपन किया गया था, जिसके लिए जो डिस्काउंट में मेडिसिन है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए। सो ध्यान रख लेना अमृत का फुल फॉर्म अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। ओवरऑल यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है 10 न्यू अमृत जो फार्मेसीज है उसे ओपन कर चुकी है, जिन्हें मैनेज कौन कर रहा है, मैनेजमेंट बॉडी का नाम ध्यान रखेंगे HLL लाइफ केयर लिमिटेड यहाँ पर अमृत फार्मेसीज को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत यहाँ पर मैनेज कर रहा है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट वन। Which state police has become the first in India to achieve a 100% response rate in cyber fraud calls? So recently state police बन चुकी है जो cyber fraud calls में 100% success rate achieve कर चुकी है, and that is गोवा। गोवा ये first in India है 100% response rate cyber fraud calls में achieve करने वाला। ओवर 5000 कॉल्स को ये हैंडल कर रहे हैं, 581 कंप्लेंट्स को ये एंटरटेन कर चुके हैं एंड 1930 क्लाउड बेस्ड कॉल सेंटर को यहाँ पर यह यूज़ कर रहे, जिसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनोग्रेट करा था। 24/7 ये ऑपरेट करता है और 9 पुलिस पर्सनल के साथ ये जो स्टेशन है यहाँ पर इक्विप्ड है। ठीक है, सो बस इसको ध्यान रखना है, 100% रिस्पॉन्स रेट बाय गोवा। आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट वन। Where was the third international आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस 2025 held? सो ये रिसेंटली ब्राज़ील में हुआ है और यहाँ पर नवंबर 2025 में दिनेश भाटिया, कौन है दिनेश भाटिया का नाम ध्यान रखेंगे, इंडिया के एम्बेसडर टू ब्राज़ील, और इन्होंने ही यहाँ पर ब्राज़ील में थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस का जो इनॉग्रेशन है वो यहाँ पे किया। इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स है SVCC स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर है एंड कोनारो साओ पाउलो, इन्होंने इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है 14 से 15 नवंबर तक आयुर्वेदा इन ब्राज़ील के 40 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। ओवरऑल ब्राज़ील ये फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री है जिन्होंने आयुर्वेदा को रिकग्नाइज किया था और कॉन्फ्रेंस जिसका थीम क्या रहा, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन आयुर्वेदा, और यहाँ पर इसे ICCR के तहत बनाया गया। सो ICCR इंडिया की हेल्प से आयुर्वेदा पहुँचा ब्राज़ील में और रिसेंटली इन लोगों ने इसके लिए जो कॉन्फ्रेंस है 3rd एडिशन उसे सेलिब्रेट करा और ऑर्गेनाइज कराया बाय द दिनेश भाटिया जो कि इंडिया के एम्बेसडर ब्राज़ील, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। ICCR वी ऑल नो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। थीम को भी ध्यान रख लीजिएगा एक बार, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड आयुर्वेदा। The next one, which state has launched KEO, a compact, affordable and AI-ready personal computer in November 2025. So, state ने KEO computers को यहाँ पे launch करा है। किस state का यह initiative है? And that state is Karnataka. कर्नाटका ने इसे यहाँ पे launch करा है। So, कर्नाटका का Department of Electronics, KEONOX, that is the Karnataka State Electronics Development Corporation Limited, और IT and BT ने मिलकर यहाँ पर इस AI-ready personal computer को affordable rate पर launch करा है। KEO का यहाँ पर full form है, and that is नॉलेज ड्राइवन इकोनॉमिकल ओपन सोर्स, और ये एक AI सिस्टम को यहाँ पर यूज़ करता है। उस AI सिस्टम का नाम है बुद्ध एंड AI एजेंट। सो बुद्ध यह कहाँ से किसी से रिलेटेड है, सो ध्यान रखना KEO पर्सनल कंप्यूटर का यह पार्ट है, AI एजेंट है जो इस कंप्यूटर में यहाँ पर फीचर किया जा रहा है। ओवरऑल कर्नाटका के DSERT सिलेबस पर यह बेस्ड है यह AI एजेंट। इसका मेन गोल क्या है यहाँ पर, सो इसका गोल है कर्नाटका के जो लो इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले एरिया है, रूरल एरिया, वहाँ पर जितनी भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ है, बिजनेस, होम एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज, वहाँ पर इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, और इसके लिए बुद्ध AI एजेंट उन्हें असिस्ट करेगा। ओवरऑल बिजनेस, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज सब में इसे यूज़ करने के पर्पज से बनाया गया। RISC-V प्रोसेसर को ये यूज़ कर रहा है एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यह यूज़ कर रहा है। फुल फॉर्म में नॉलेज ड्राइवन इकोनॉमिकल ओपन सोर्स और AI एजेंट बुद्ध एंड बाय दी कर्नाटका। सो KEO कंप्यूटर कर्नाटका से यह रिलेटेड रहा। The next one, which country has joined as the country partner for Hornbill Festival 2025? So Hornbill Festival के लिए country partner के फॉर्म में किस कंट्री ने यहाँ पे ज्वाइन करा, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। सो अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में 1st to 10th of दिसंबर तक यहाँ पर चलेगा द हॉर्नबिल फेस्टिवल,
और इस बार नागालैंड जिसका स्टेट फेस्टिवल है ये है, उन्हें मिला है कंट्री पार्टनर यूके। इसके लिए न्यू दिल्ली में एक एग्रीमेंट को साइन किया गया जिसके तहत यूके हॉर्नबिल फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए पार्टिसिपेट करेगा। एग्रीमेंट साइन करा है सीएम नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के हैं, एलिसन बैरेट एमबी। यह कौन है? ब्रिटिश हाई कमिश्नर है टू इंडिया। और कल्चरल एक्सचेंज को इन्हांस करने के लिए पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। दैट्स ऑल। इसके अलावा नागालैंड के फेस्टिवल को हम डिस्कस करेंगे, द हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस बार इसका 26th एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। और कब से स्टार्ट हुआ है ये फेस्टिवल? 2000 से नागालैंड इसे सेलिब्रेट कर रहा है एंड इसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। सो बहुत कॉमन PYQ है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसे कहा जाता है? दैट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि स्टेट फेस्टिवल है यहाँ पर नागालैंड का। और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर इस फेस्टिवल का जो नेमिंग है यहाँ पे किया गया है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, इसका जो IUCN स्टेटस है उसे ध्यान रख लेना, वल्नरेबल है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत इसे प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पर एक विलेज को भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर नागालैंड के इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन चलता है, दैट इज द किसामा विलेज। किसामा विलेज किस फेस्टिवल के लिए जाना जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, वहां से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, which country's airport has become the first airport in the world to deploy Wi-Fi 7? Wi-Fi 7 को डिप्लॉय करने वाला पहला एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड कौन बन चुका है? किस कंट्री का बन चुका है? ओमान, द मिडल ईस्ट कंट्री का बन चुका है एयरपोर्ट, द पहला एयरपोर्ट जिसने Wi-Fi 7 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है। इसके लिए हवाई के साथ इन लोगों ने पार्टनरशिप करी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्पीड, सिक्योरिटी, और इसी के लिए यहाँ पे लाया गया जो कि ओमान के विजन 2040 के साथ अलाइन करता है। ओमान को डिस्कस कर रहे हैं हम। इसकी कैपिटल मस्कट है और मिडल ईस्ट कंट्री है। मैप के थ्रू देखना है तो एग्जैक्टली अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर यह लोकेटेड है। बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है? सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ एंड यमन के साथ। बस इन 3 कंट्रीज के साथ यह बॉर्डर शेयर करती है और इसकी कैपिटल सिटी, इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है, दैट इज द मस्कट। सो इस सेशन को आज इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। आज के क्विज के जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल टॉपिक से रिलेटेड, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करनी है।